Hey guys, I welcome you all to GSN Law। 13 और 14 अक्टूबर के डेली लीगल एंड पॉलिटी करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। ये वीडियो एडवोकेट्स, सीए, सीएस और इन सभी प्रोफेशन से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए भी है और अगर आप यूपीएससी, पीएससी, जुडिशरी या फिर किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे इन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ सकते हैं और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कोरा पे पूछ सकते हैं। बात करें आज के टॉपिक्स की तो सबसे पहले पॉलिटी में हम जानेंगे बोडोलैंड के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा टॉपिक होगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो शाहीन बाग के ऊपर जजमेंट दिया गया है, जबकि क्रिमिनल लॉज में हम देखेंगे कि नार्को टेस्ट क्या होते हैं और लास्टली कॉर्पोरेट लॉ में हमारा टॉपिक होगा कैरोटार रूल्स 2020। हाल ही में न्यूज ये आई कि आसाम गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो स्टेट इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट करेंगे फॉर कंडक्टिंग बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल इलेक्शंस दिसंबर 2020 में। अब देखिए, इसके पहले ये इलेक्शंस अप्रैल 2020 में कंडक्ट होने वाले थे ऑन 40 सीट्स ऑफ द काउंसिल, लेकिन कोविड-19 की वजह से इन इलेक्शंस को रोक दिया गया था। यहाँ पर आप इस फैक्ट को याद रखिएगा कि बोडोलैंड काउंसिल में टोटल 40 सीट्स हैं। इसके बाद 27 अप्रैल को इस काउंसिल का डिसोल्यूशन हो गया और यहाँ पर गवर्नमेंट्स रूल लागू हो गया, मतलब कि जो काउंसिल की पावर्स थी वो गवर्नर में वेस्ट कर दी गईं। अब देखिए, ये जो काउंसिल है ये एक तरीके की ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है और कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल के हिसाब से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में ट्राइबल एरियाज हैं जो कि शेड्यूल्ड एरियाज से अलग हैं। अब शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रोविजन दिया गया है। हाउएवर जो बाकी के ट्राइबल एरियाज हैं वो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स में कवर होते हैं और इनके ऊपर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी स्टेट की होती है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के अलावा यहाँ पर रीजनल काउंसिल्स भी होती हैं और कुछ लेजिस्लेटिव और जुडिशियल पावर्स इन दोनों ही टाइप्स की काउंसिल को दी जाती हैं। साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स खुद में ऑटोनॉमस हैं। इसका मतलब ये है कि हालांकि स्टेट की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है, बट जो डे टू डे के काम होते हैं उनमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी दखल नहीं होता। इसके अलावा ऐसे एरियाज के विषय में गवर्नर को भी पावर दी गई है जिससे वो ऐसे एरियाज की बाउंड्रीज को मॉडिफाई कर सकता है बाय अ नोटिफिकेशन। अब ऐसे मॉडिफिकेशन में वो किसी एरिया को इंक्लूड कर सकता है, एक्सक्लूड कर सकता है, कोई भी नया ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट बना सकता है। इसके अलावा ऐसे डिस्ट्रिक्ट के जो एरिया हैं उनको इंक्रीज भी कर सकता है और कम भी कर सकता है। साथ ही साथ ऐसे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स के जो नाम हैं उनको भी ये ऑल्टर कर सकते हैं और किसी भी डिस्ट्रिक्ट के जो बाउंड्रीज हैं उनको भी गवर्नर ही डिसाइड करेंगे। बात करें ऐसे काउंसिल्स की कॉम्पोजिशन की तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में मैक्सिमम 30 मेंबर हो सकते हैं, जिसमें से 4 या फिर उससे कम मेंबर्स गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे और बाकी की जो सीट्स हैं उन पे इलेक्शन होगा ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज, यानी कि जैसे विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं वैसे ही पब्लिक के द्वारा यहाँ पर काउंसिल में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट किए जाएंगे। इसके अलावा एक सेपरेट रीजनल काउंसिल होगी। अब देखिए, जो रीजनल काउंसिल होगी वो किसी डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया के संबंध में नहीं होगी, बट इट डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल्स इन एन स्पेसिफिक रीजन, जहां पर या तो 2 या फिर 2 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं या फिर उनकी बाउंड्रीज मीट करती हैं। अब देखिए, ये जो काउंसिल्स होंगी इनके कैरेक्टरिस्टिक्स एक कंपनी की तरह होते हैं, यानी कि इट शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट और इनका नाम जो है वो डिस्ट्रिक्ट के नाम पे ही होगा एंड सेम इज इन द केस ऑफ रीजनल काउंसिल्स। इसके अलावा ऐसी काउंसिल्स में परपेचुअल सक्सेशन होगा, मतलब कि जैसे कंपनी में किसी एक मेंबर की डेथ हो जाने से वो कंपनी सीज टू एग्जिस्ट नहीं करती, वैसे ही ये जो काउंसिल्स हैं ये भी इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए एग्जिस्ट करेंगी। साथ ही साथ कंपनी की ही तरह काउंसिल का भी एक कॉमन सील होगा और काउंसिल को उसी के ही नाम पे स्यू किया जा सकता है या फिर वो किसी भी व्यक्ति को काउंसिल के नाम पे ही स्यू कर सकती है। अब देखिए, बोडोलैंड के अलावा गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी हमने सुना है। ये भी एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है फॉर द एरियाज ऑफ दार्जिलिंग एंड कालिम्पोंग इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। जीटीए का एस्टैब्लिशमेंट 2011 में हुआ था एज अ रिजल्ट ऑफ अग्रीमेंट्स बिटवीन वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गोरखा जनमुक्ति मोर्चा। इसके पहले यहाँ पर दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल होती थी जिसको कि 1988 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था।
बट 2011 में GTA ने इसको रिप्लेस कर दिया। GTA में दार्जिलिंग, कुर्सियोंग, मिरिक, सिलीगुड़ी के कुछ एरियाज और पूरा का पूरा कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट आता है। तो ये क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी में भी आ सकता है। अब देखिए, शाहीन बाग में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो प्रोटेस्ट चल रहे थे उनको कोविड-19 की वजह से खाली करवा दिया गया था। इसी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के पास एक पिटीशन आई। केस का नाम था अमित साहनी वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस और ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 7 अक्टूबर को डिसाइड किया था। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने कहा कि संविधान के अंतर्गत किसी को भी पीसफुल प्रोटेस्ट करने का अधिकार है अगेंस्ट एनी लेजिस्लेशन ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट, लेकिन जो पब्लिक स्पेसेस हैं उनको इस तरीके से ऑक्यूपाई नहीं किया जा सकता फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि शाहीन बाग के केस में कोई एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम नहीं था कि कब तक प्रोटेस्टर्स एक पब्लिक स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखेंगे। अब देखिए, केस के फैक्ट्स के बारे में तो आपको पता ही होगा, बट यहाँ आपको ये बता दें कि 23 मार्च 2020 को दिल्ली पुलिस ने शाहीन बाग का एरिया क्लियर करवाया था इन दी वेक ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। इसके पहले 100 दिन से भी ज्यादा हो चुके थे जब से ये एरिया पूरी तरीके से ब्लॉक्ड था। अब देखिए, वैसे तो इस केस में सिटीजन्स की राइट्स के बारे में बात की गई है, हाउएवर दूसरी तरफ जो शर्जील इमाम वाला केस है उससे हमको पता चलता है कि काफी स्ट्रैटेजिक तरीके से ऐसे प्रोटेस्ट को कंडक्ट करवाया गया था, जिसकी वजह से जो लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज थी वो ना ही प्रोटेस्ट को और ना ही शाहीन बाग के आसपास की ट्रैफिक को कंट्रोल कर पा रही थी। और इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट SR हेगड़े को और मीडिएटर एक्सपर्ट साधना रामचंद्रन को इंटरलॉक्यूटर अपॉइंट करा था। एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट और प्रोटेस्टर्स के बीच में संवाद स्थापित करना ही इन इंटरलॉक्यूटर्स का काम था। अब इन लोगों ने 24/2 को अपनी पहली रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें ये कहा कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी डिमांड्स काफी ज्यादा वाइड हैं और कोई भी बीच का रास्ता निकाल के रोड ब्लॉकेज को ओपन करवाना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसके बाद जो सेकेंड रिपोर्ट आई उसमें काफी ज्यादा एलैबोरेशन किया गया था। इस रिपोर्ट में इंटरलॉक्यूटर्स ने कहा कि प्रोटेस्टर्स प्राइवेट कन्वर्सेशंस में कुछ और कहते हैं और जो पब्लिक स्टेटमेंट्स मीडिया को देते हैं वो कुछ और होते हैं। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि वुमेन प्रोटेस्टर्स एक टेंट के अंदर बैठी हुई हैं, जबकि उस टेंट के चारों ओर काफी सारे मेल प्रोटेस्टर्स हैं जो कि ब्लॉकेड को कंटिन्यू करना चाहते हैं। अब देखिए, इस मामले में इतनी ज्यादा राजनीति हुई कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर खुल के सामने नहीं आया फॉर लीडिंग दिस क्राउड, क्योंकि उनको भी पता था कि जो लोगों के अंदर का डर है वो सिर्फ स्पेकुलेशंस पे बेस्ड है और इसी वजह से यहाँ पर कोई भी लीडरशिप नहीं थी जिससे कि कोई गवर्नमेंट का या फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑथराइज्ड व्यक्ति डायरेक्ट लीडरशिप से बात कर सके। और काफी सारे छोटे छोटे ग्रुप्स होने की वजह से बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर्स थे जिनका अलग अलग एजेंडा था। साथ ही साथ रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि ये प्रोटेस्ट महिलाओं की आवाज के बारे में नहीं रह गया है, क्योंकि इन महिलाओं के पास खुद भी ये एबिलिटी नहीं है कि वो प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ कर सकें इन दी वेक ऑफ कोविड-19। इसके अलावा इंटरलॉक्यूटर्स ने ये भी कहा कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको पूरी तरीके से एहसास नहीं है कि कोविड-19 पैंडेमिक के क्या रैमिफिकेशंस हो सकते हैं। अब देखिए, वो शुरुआती दौर था पैंडेमिक का और बहुत से लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे थे। यही चीज शाहीन बाग में भी देखने को मिली थी। अब रिपोर्ट को देखने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि फंडामेंटल राइट्स को आइसोलेशन में नहीं पढ़ा जा सकता और ये सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी और पब्लिक ऑर्डर के इंटरेस्ट में लगाई जा सकती हैं ऑन दी फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पर कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि हमारे यहाँ जो प्रोटेस्ट के सीड्स थे वो फ्रीडम स्ट्रगल के समय पर ही बो दिए गए थे और इवेंचुअली इसी से हमारी डेमोक्रेसी की उत्पत्ति हुई। लेकिन प्रोटेस्ट करते समय हमको ये ध्यान रखना होगा कि हमारा जो डिसेंट दर्ज करवाने का तरीका है वो ब्रिटिशर्स के समय में जैसे हम करते थे वैसा ना हो, क्योंकि अब हम एक सेल्फ रूल्ड डेमोक्रेसी हैं, ना कि कोई ब्रिटिश कॉलोनी। अब देखिए, कॉलोनियल रूल का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही था कि ब्रिटेन में बैठे बैठे भारतीयों के लिए लॉ बना दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो राइट टू प्रोटेस्ट है वो कर्तव्यों को पूरा करने के दायित्व के साथ आता है। अब हाथरस केस की रिपोर्टिंग के समय पर मीडिया में नार्को टेस्ट भी डिस्कशन का हिस्सा बने थे। तो आज हम देखते हैं कि नार्को टेस्ट क्या होता है और इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या होती है।
तो देखिए आज के समय की तरह साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज डेवलप होने से पहले पुलिस को इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन के लिए एक्स्ट्रा जुडिशियल मेथड्स अपनाने पड़ते थे, जो कि एक सिविलाइज्ड सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंटरोगेशन के लिए टॉर्चर करना। नार्को एनालिसिस एक तरीके का स्टेटमेंट होता है जो कि अक्यूज के द्वारा दिया जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम इंटॉक्सिकेंट ड्रग्स, और ये एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड ही होता है। मतलब अक्यूज के द्वारा खुद ही के खिलाफ एविडेंस दिया जाता है। अब देखिए एविडेंस एक्ट में नार्को एनालिसिस के बारे में कुछ नहीं दिया गया है। हाउएवर, जो इसके क्रिटिक्स हैं उनका कहना है कि दूसरे साइंटिफिक मेथड्स की तरह नार्को एनालिसिस भी आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 में जो राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन दिया हुआ है उसके खिलाफ है। अच्छा, यहाँ पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या डीएनए एनालिसिस को भी हम आर्टिकल 23 के खिलाफ मान सकते हैं, क्योंकि इसमें भी अक्यूज्ड अपना डीएनए खुद के खिलाफ एविडेंस के स्वरूप में देता है। अब इस टेस्ट से रिलेटेड क्या कंसर्न्स हैं इनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो सेमी कॉन्शियस स्टेट में होता है और इस वजह से उसको अपने स्टेटमेंट का इफेक्ट और एक्सटेंट नहीं पता चलता, और इसी कारण नार्को एनालिसिस का एविडेंस कोर्ट्स में एडमिसिबल नहीं होता। अच्छा, ऐसा नहीं है कि राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन सिर्फ आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 में दिया गया है, बल्कि सेक्शन 161 क्लॉज 2 ऑफ सीआरपीसी में भी लेजिस्लेचर ने इंडिविजुअल की राइट्स को प्रोटेक्ट किया है। सेक्शन 161 के हिसाब से कोई भी व्यक्ति बाउंड है फॉर आंसरिंग ट्रूथफुली टू ऑल द क्वेश्चंस जो कि पुलिस ऑफिसर उससे पूछता है। हाउएवर, ही इज नॉट बाउंड टू गिव आंसर्स फॉर द क्वेश्चंस जो कि उस व्यक्ति को खुद ही एक्सपोज कर सकें। इसके अलावा नार्को एनालिसिस को राइट टू प्राइवेसी का भी हिंड्रेंस माना जाता है, which is guaranteed under Article 21 as a part of right to life and personal liberty। अब देखिए नार्को टेस्ट के ऊपर सबसे बड़ा जजमेंट 2010 का सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका है, जिसमें ये कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति को बिना उसकी सहमति के नार्को टेस्ट या फिर लाई डिटेक्टर टेस्ट दिलवाया गया तो वो उसकी मेंटल प्राइवेसी का हिंड्रेंस है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति कुछ चीजों को बाकी लोगों को नहीं बताना चाहता, ऐसे में अगर उसको जबरदस्ती नार्को टेस्ट या फिर लाई डिटेक्टर टेस्ट का सब्जेक्ट बनाया जाता है तो इट इंटरफेयर्स विद अ पर्सन्स ऑटोनॉमी, जहां पर उससे उसकी प्राइवेट चॉइस छीन ली जाती है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा था कि नार्को टेस्ट किसी पर्सन की पर्सनल लिबर्टी पे एक रिस्ट्रेंट है और साथ ही साथ इट इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। यहाँ पर कोर्ट ने यह भी तर्क दिया कि ऐसे टेस्ट के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो सोसाइटी के वीकर सेक्शंस को भुगतने पड़ सकते हैं, बिकॉज उनको अपनी फंडामेंटल राइट्स के बारे में नहीं पता होता और वो खुद के लिए लीगल एडवाइस अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पर कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए ये भी कहा कि ऐसे टेस्ट किसी भी व्यक्ति के खिलाफ फ्यूचर अब्यूज, हैरेसमेंट या फिर सर्विलांस के तौर पे यूज किए जा सकते हैं। साथ ही साथ दे ऑल्सो हैव अ पोटेंशियल टू बी लीक्ड इन द मीडिया, और जाहिर सी बात है कि अगर ऐसा व्यक्ति एक अक्यूज है और उसकी नार्को टेस्ट की वीडियो लीक हो जाती है तो उसका मीडिया ट्रायल भी हो सकता है। इसके बाद कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस भी दी, जिसमें कोर्ट ने सबसे पहले ये कहा कि अक्यूज की कंसेंट के बिना उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अक्यूज को ये भी बताना होगा कि क्या वो लाई डिटेक्टर टेस्ट कंडक्ट करना चाहता है, और जो ऐसे व्यक्ति की कंसेंट होगी वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड की जाएगी, और साथ ही साथ मजिस्ट्रेट के सामने जब हियरिंग होगी तो ये इंश्योर करना होगा कि सच पर्सन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लॉयर। इसके अलावा सब्जेक्टेड पर्सन को ये भी बताना होगा कि नार्को एनालिसिस में यदि उसके द्वारा कोई स्टेटमेंट दिया जाता है तो इट वुड नॉट अमाउंट टू कन्फेशनल स्टेटमेंट और इट वुड बी इक्वल टू अ स्टेटमेंट मेड इन फ्रंट ऑफ द पुलिस। अब क्रिमिनल लॉ में ये सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि पुलिस के सामने जो भी बयान दर्ज कराए गए हैं वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होंगे, और यही स्टेटस नार्को टेस्ट के दौरान दिए गए स्टेटमेंट का भी होगा। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति का लेंथ ऑफ डिटेंशन क्या होगा और उसका नेचर ऑफ इंटरोगेशन क्या होगा, ये भी मजिस्ट्रेट को कंसिडर करना होगा। और लास्टली टेस्ट से रिलेटेड जो भी फैक्चुअल और मेडिकल नरेशन है उसको भी रिकॉर्ड करना होगा कि किस परिस्थिति में एक व्यक्ति का नार्को एनालिसिस किया गया है। अब देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स में हमने कंट्री ऑफ ओरिजिन डिस्क्लोज करने के बारे में पढ़ा था। ऐसे ही कस्टम लॉ में रूल्स ऑफ ओरिजिन के गाइडलाइंस के इन्फोर्समेंट की बात की गई है ताकि
प्रेफरेंशियल इंपोर्ट रेट्स का फायदा दिया जा सके टू द इंपोर्टर्स अंडर दी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स। और इसी के लिए कैरोटार रूल्स 2020 बनाए गए हैं, विच केम इनटू इफेक्ट ऑन 21 सितंबर 2020। इनका मेन एम एफटीएस के मिसयूज को प्रिवेंट करना है। सवाल ये बनता है कि एफटीएस क्या होते हैं? तो देखिए, सिंपल टर्म्स में समझिए कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स दो कंट्रीज के बीच में अग्रीमेंट होते हैं, जहां पर दो कंट्रीज ये डिसाइड करती हैं कि आप हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर मिनिमम कस्टम ड्यूटीज या फिर टैक्सेस या फिर टैरिफ्स लगाएंगे। एक तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इक्वालिटी बिफोर टैक्सेशन लॉ का एग्जेम्पशन होता है। अब देखिए, अभी तक ऑपरेशनल सर्टिफिकेट प्रोसीजर्स अपनाए जाते थे, जो कि हर एफटीए के हिसाब से अलग अलग होते थे, लेकिन कैरोटार रूल्स सारे ही ट्रेड एग्रीमेंट्स पे लागू होंगे। और कहीं कहीं पर तो ऐसा भी था कि हर ट्रांजैक्शन को करने के लिए आपको सर्टिफिकेशन प्रोसीजर से गुजरना पड़ता था। अब देखिए, यहाँ पर जो ओरिजिनेटिंग क्राइटेरिया है वो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, जिसकी वजह से इंपोर्टर को कोई भी सामान इंपोर्ट करने से पहले ड्यू डिलिजेंस दिखाना होगा। मतलब कि ट्रांजैक्शन के समय पर कंट्री ऑफ ओरिजिन से रिलेटेड गवर्नमेंट के क्या रूल्स हैं, ये इंपोर्टर को खुद ही देखना होगा। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट समय समय पर लिस्ट ऑफ मिनिमम इंफॉर्मेशन जारी करेगी, मतलब कि किसी भी कंट्री से सामान को इंपोर्ट करने के लिए क्या मिनिमम इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी, ये गवर्नमेंट के द्वारा तय किया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर किसी भी इंपोर्टर को एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मिलेगा और उस सर्टिफिकेट की जो इंफॉर्मेशन होगी वही इंपोर्टर के बिल ऑफ एंट्री में दर्ज की जाएगी इन रिलेशन टू ट्रांजैक्शन ऑफ इंपोर्ट। अब देखिए, मेन एम तो एफटीएस के मिसयूज को रोकना है। हाउएवर, इन रूल्स का एक पॉजिटिव साइड भी है। यहाँ पर जो इंपोर्टर्स हैं उनको कंट्री ऑफ ओरिजिन को सही तरीके से एसर्टेन करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के अंतर्गत जो भी कंसेशनल ड्यूटीज होंगी उनके बारे में भी इंपोर्टर्स को पता चलेगा और वो उसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा कस्टम अथॉरिटीज को भी इससे असिस्टेंस मिलेगी ताकि कोई भी गुड्स स्मूथली क्लियर हो जाएं जब एफटीएस के अंतर्गत इंपोर्ट्स लेजिटिमेट हों। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स की बात करें तो ये ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए होते हैं। अब देखिए, टैक्सेशन भी एक तरीके का ट्रेड बैरियर है, यानी कि कोई भी इंपोर्टर किसी सामान को इंपोर्ट करने से पहले ये भी देखता है कि उसको उस सामान के कॉस्ट के ऊपर कितनी ज्यादा ड्यूटी भरनी पड़ेगी। ऐसे में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स बैरियर्स को कम करने के विषय में बात करते हैं। स्पेसिफिकली टैरिफ्स के एलिमिनेशन की बात होती है। टैरिफ्स में आपका वेरियस ड्यूटीज और टैक्सेस आ जाते हैं। इसके अलावा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में नंबर ऑफ ईयर्स भी डिटरमाइंड किए जा सकते हैं कि कब तक दो कंट्रीज के बीच में एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट काम करेगा। तो ये था हमारा एनालिसिस 13 और 14 अक्टूबर के डेली लीगल एंड पॉलिटी करंट अफेयर्स का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।